दोस्तों, सीबीएसई का जो सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी, इसके मैंने जो कल वीडियो बनाया था आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी उसके बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अभी कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है और क्या है चीजें, ठीक है। सबसे पहले चीज तो आप यहाँ पे समझ लो कि जो इसका एग्जाम, पहले जब ये वैकेंसी आई थी 2014 में आई थी, ठीक है। उस टाइम पे पेपर सिर्फ इंग्लिश में होता था। अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। अभी गवर्नमेंट का एक नियम है कि अगर आप कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो तो आपको उसे बायलिंगुअल करवाना है, इंग्लिश का सब्जेक्ट छोड़कर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि अब जो पेपर है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। 100% गारंटी है। अभी कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन ये कहकर नहीं बोल सकता कि हमको हिंदी में नहीं लेना। वो एक क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो गवर्नमेंट ने करा हुआ है अपने लॉ में चेंज कि अब आपको बाइलिंगुअल पेपर लेना पड़ेगा। उस टाइम जब पेपर हुआ था तो 100 मार्क्स का हुआ था, 100 मिनट आपको दिए गए थे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद आज 10 साल हो चुके हैं, उसके बीच में कोविड आ चुका है। इसमें लोगों को पता चल गया कि भाई क्या वैल्यू है प्राइवेट नौकरी की। तब लोग अब जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में किसी भी हालत में। आज की डेट में जो कंपटीशन है, आप देख रहे हो कट ऑफ जा रही है 200 में से 180 170, ठीक है। नॉर्मल कट ऑफ जा रही है आजकल तो। सीजीएल में ही देख लो 150 जा रही है। जब इतनी वैकेंसीज थी 35 जब समथिंग 20,000 से ऊपर वैकेंसी होने के बाद भी 150 जा रही है कट ऑफ। 20,000 वैकेंसीज के बाद भी तो आप समझ सकते हो कि ये 77 वैकेंसी है, 150 वैकेंसी इसमें कितनी जा सकती है, ठीक है। तो नो नेगेटिव मार्किंग का तो सवाल उठता ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही होगी और 100% होगी इस बार 2025 वाले सीबीएसई के सुपरिटेंडेंट एग्जाम में। ये चीज समझ में आ गई आपको? ये तो 100% होगा ही होगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस आपके इंक्लूड होंगे और एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बताइए, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। उस टाइम का जब ये पेपर हुआ था तो 3 सेक्शन दिए गए थे क्वेश्चन पेपर में। सेक्शन ए जो था आपका 30 मार्क्स का था, 30 क्वेश्चन थे। हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके नोट्स तो मेरे पास पड़े हुए हैं, हमने बनाए थे। एनएसक्यूएफ का क्या होता है, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, रेगुलेटरी बॉडी जैसे एआईसीटी है, यूजीसी है ना। ये एआईसीटीसी किसका है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, ये टेक्निकल एजुकेशन को देखती है। एनसीटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये आपका किसको देखती है? बीएड को देखते हैं एनसीटी। ये चीज आप लोग ध्यान देना, है ना। डिस्टेंस लर्निंग का भी होता है, काउंसिल होता है। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओपन यूनिवर्सिटी का भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे रेगुलेटरी बॉडीज एजुकेशन में कौन कौन से हैं, ठीक है। सिस्टम एक्रेडिटेशन क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये उस टाइम का है। मे भी हो सकता है कि इस बार थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। देखो, गवर्नमेंट है, सीबीएसई है, हम ये नहीं कह सकते कि जो पिछले बार आया होगा वो इस बार भी आए। लेकिन पिछले बार के हिसाब से चीजें वो लोग अपना तो खुद का देखेंगे ना, पिछले बार का कि हमने पिछले बार क्या कर रखा था। मे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको पिछले बार का बता रहा हूँ उनका, ठीक है। सो दैट कि ये ना हो कल के दिन कि आपको थोड़ा बहुत हल्का पता रह रहा है। वैसे भी 2-3 दिनों में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वहां पे मैं आपको पूरा बता ही दूंगा। लेकिन ये पिछले बार का देख के मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन ये पिछले बार का था। आपको पता होना चाहिए पिछले बार ये था। ओके। स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया, फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे कैसी फॉर्मल में कौन सी आती है आपकी? एक तो आती है रेगुलर, है ना, एक होती है ओपन, फिर यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन होता है, वोकेशनल भी होता है, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड जनरल एजुकेशन कैसी कैसी होती है, वैल्यू एजुकेशन, गवर्नेंस कैसे कैसे होता है किसी एक यूनिवर्सिटी का, स्किल एजुकेशन में कौन कौन चीज़ें आती है, जैसे आपका आईटीआई। वोकेशनल एजुकेशन में क्या क्या आता है जो 2-3 महीने के लिए आप करते हैं। कम्युनिटी कॉलेज कौन कौन से होते हैं, एनएसक्यूएफ का क्या है ना। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ओके, क्रेडिट सिस्टम, ये सब आपको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये इस बार भी रहा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज तो मैं करवा ही दूंगा। ये इसमें से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग देख सकते हो पूरी की पूरी वीडियोस मैं यहाँ पे आपको ये बढ़ा दूंगा। ओके। सेक्शन बी है आपका इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ये पिछले बार का है, मुझे नहीं लगता ये इस बार आएगा। आएगा भी तो बहुत कम आएगा इसमें से, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा पढ़ना, क्योंकि जब मैंने इसको देखा था तो मतलब करना आसान नहीं है इसको। बहुत बड़े बड़े एक्ट है, 70-70 पेजेस के एक्ट है। कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है? यूनिवर्सिटीज बहुत टाइप की होती है। सेंट्रल होती है, स्टेट होती है, टेक्निकल होती है, वोकेशनल होती है, सोशल होती है, जर्नल होती है जो बीए बीएससी कराती है, ठीक है। एग्रीकल्चरल होती है, डेंटल होती है, मेडिकल होती है,
बहुत सारे फार्मेसी होती है। तो यूनिवर्सिटीज भी बहुत सारी टाइप की होती है। गवर्नमेंट का क्या रोल है यूनिवर्सिटीज में? जो स्टेट का गवर्नर होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। भारत का प्रेसिडेंट सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में चांसलर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, हायरार्की क्या होती है गवर्नमेंट में? जैसे आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जैसे आपकी पोस्ट क्या है अभी, सुपरिटेंडेंट मान लो, आपसे नीचे कौन होगा? आपका हेड क्लर्क होगा, हेड क्लर्क से नीचे आपका एलडीसी होगा, एलडीसी से नीचे आपका एमटीएस होगा, एमटीएस से नीचे आपका चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी होगा। सुप्रीम, ये आपका सुपरिटेंडेंट, फिर आपका आएगा एएसओ लेवल 7 पे, क्योंकि आप लेवल 6 पे हो, फिर आपका आएगा एसओ लेवल 8 पे, फिर आप जाओगे लेवल 10 पे, फिर आपका लेवल 10 पे जो आता है आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी आता है। बस आप समझ जाओगे अब। ठीक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कॉलेज में लेवल 10 में होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फिर होता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार, फिर होता है रजिस्ट्रार, फिर होता है यहाँ पे आपका वाइस चांसलर, फिर होता है आपका चांसलर। ठीक है, असिस्टेंट वाइस चांसलर भी होता है, एवीसी भी बोलते हैं, कई कई जगहों पर होता है, कई कई जगहों पर नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच एंड देयर फंक्शन, उनका कैसे कैसे फंक्शन होता है, फंक्शंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स, यूनिवर्सिटी अकाउंटिंग एंड ऑडिट सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, ये कुछ आपको एक्ट बताए गए हैं। द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय एक्ट भी है, यूनिवर्सिटी एक्ट भी है, इसका ऑर्डिनेंस क्या क्या है। रेगुलेशन रिलेटेड टू वेरियस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड कोर्स ऑफ स्टडी। द रिक्रूटमेंट रूल, नॉन टीचिंग एम्प्लॉय को हमने कौन कौन से रिक्रूटमेंट रूल्स पढ़ाने हैं। फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल, ये तो बहुत बड़ा है भाई। एफ आर रूल्स और एस आर रूल, भाई एफ आर और एस आर पढ़ने में ही आपको 1 महीना लग जाएगा कम से कम, अगर आपको पूरा डीपली पढ़ना है तो। एफ आर एंड एस आर, इसमें आते हैं आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनका पीएफ फंड, उनका फैमिली पेंशन, उनका यहाँ पे पे स्केल कैसे बढ़ेगा, उनको यहाँ पे इंक्रीमेंट कैसे लगेगा, डेप्रिसिएशन कैसे आता है, वो सब चीजें आपको फंडामेंटल रूल्स में। सप्लीमेंट्री रूल्स आपका इसी का ही पार्ट है, लेकिन अलग पार्ट भी मानते हैं इसको कई बार, क्योंकि इसे अलग से भी पढ़ना पड़ता है। इसमें छुट्टियां होती है कई बार। ठीक है, लीव्स लूव्स कैसे दी जाएंगी, ईएल हो गया, एएल हो गया, है ना। ईएल आपका इमरजेंसी लीव हो गया, एएल हो गया आपका एनुअल लीव हो गया। ओके, और आपकी छुट्टियां तो अलग से हैं ही हैं, जो भी आपके संडे वाली हैं। ओके, स्टेट सिविल सर्विसेज रूल, स्टेट की सिविल सर्विसेज के रूल्स कौन कौन से हैं 2016 के, सारे पढ़ने पड़ेंगे। रिजर्वेशन एंड कंसेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, जीएफआर रूल्स, मतलब एफआर, एसआर, जीएफआर। ठीक है, सीसीएस, बजट एंड अकाउंट्स, मतलब आप अगर आपने यही मतलब यही बजट एंड अकाउंटिंग भी आपका एक अलग सा है। लेकिन सीएसएस, ओके, ये आपका सेंट्रल सिविल सर्विसेज बोलते हैं इसको। ठीक है, जीएफआर रूल्स, और ये आपका यहाँ पे एफआर एंड एसआर रूल्स, भाई इसमें बहुत टाइम लगता है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005, नैप्स जो आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है 1961 का, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर ये सेम रहा तो, अगर ये सेम रहा तो इस बार भी सिलेबस नहीं रहता है, अच्छी बात है। उन्होंने इस बार अगर सिंपल अगर ये डाल दिया कि भाई आपका सिर्फ मैथ्स मूस आएगा या फिर क्वांट्स रीजनिंग आएगा, तो अच्छी बात है, तो तब उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इनका यही रहा, अगर इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा, तो देखो याद रखना, किसी भी एजुकेशनल से रिलेटेड चीज़ों में ना, अगर क्वालिफिकेशन मांगते हैं तो जीएफआर रूल्स पढ़ना पड़ता है। अगर क्वालिफिकेशन नहीं, सॉरी, अगर उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा तो जीएफआर रूल्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, नहीं उसमें कुछ नहीं करा हुआ है, तो आपको जीएफआर रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीएफआर मैं पूरा का पूरा ले रहा हूँ, जीएफआर में आपका एफआर और एसआर भी आएगा, सीसीएस रूल्स भी आएंगे। ठीक है, तो याद रखना इन सब चीज़ों में आते हैं। अगर एक्सपीरियंस मांगा होगा तो, एक्सपीरियंस अगर नहीं मांगा इस बार, तो आपका फिर वही आएगा क्वांटिटेटिव इंग्लिश। ठीक है, ये आपका वही है, 40 मार्क्स का जनरल इंग्लिश आएगा, जनरल एप्टीट्यूड, वही जनरल नॉलेज और कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ये सब चीज़ें आपको करनी है। और बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, इसका मैं मॉक टेस्ट बहुत जल्दी डाल दूंगा। ओके, जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ओके, बाकी चीज़ें आप अपने आप देख सकते हो, जैसे इसका ऑफिशियल आएगा कि क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैंने सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। जेए का तो आपको बताइए, वो तो नॉर्मल रहता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव का तो वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वही 12th पास या ग्रेजुएशन मांगा रहेगा। वही आपको क्वांटिटी इंग्लिश जीके आता है बस, और कंप्यूटर आता है। ओके, बाकी टाइपिंग होती है उसमें। ये आपका मैंने थोड़ा आपको बता दिया है। अगर यही रहता है इस बार तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो भाई फिर आपको वही क्वांट्स इंग्लिश जीके करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी फाइनेंशियल ऑफिशियल जो उसका नोटिफिकेशन आता है उसके लिए वेट करो, बस मैं इतना कह रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।